क्या इस देश में कानून सिर्फ बड़े लोगों के लिए है? ये सामंतवादी और कॉलोनियल माइंडसेट जो पहले था उसका एक आज भी उसका हम परिणाम भुगत रहे हैं। उस स्थिति में आम आदमी क्या करे जब पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे? 100 नंबर पे कॉल करने से जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे उस फोन पे वो रिकॉर्ड होगी। अच्छा, वो कहीं ना और डिजिटल एविडेंस के रूप में उसको अच्छा, मान्य किया एविडेंस जाए। माना जाए। एविडेंस माना जाए। ये सर्वविदित है, सबको पता है कि झूठे मुकदमे झूठे गिरफ्तारियां भी होती है। न्याय बंधु शब्द में ही न्याय बंधु मतलब न्याय के लिए एक बंधु आपको दिया गया है जो आपके लिए काम करेगा। आम आदमी से पुलिस पूछताछ करती है, तो आम आदमी उसमें सबसे बड़ी गलती क्या करता है पूछताछ के समय? इंसान अपना दिमाग को बिल्कुल क्लियर रखे कि जो सच है मुझे वही बताना है, तो कोई गलती नहीं। अगर बच्चों को एक स्कूल सिलेबस में ही ये बात आ जाएगी कि ये मेरे अधिकार है और ये मेरे कर्तव्य है, तो समाज जो है वो उसकी नींव जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। नमस्ते, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं हर्षित जोशी और मेरे साथ मौजूद हैं जगदीश सोलंकी, जो स्टैंडिंग काउंसिल भारत सरकार दिल्ली हाई कोर्ट हैं और लॉ मिनिस्टर के कंसल्टेंट भी है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 पर। क्या इस देश में कानून सिर्फ बड़े लोगों के लिए है या फिर उस आम आदमी के लिए भी है जो कोर्ट कचहरी और थाने में जाने से अमूमन डरता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कानून को जानने वाला इंसान सच में पुलिस से कम डरता है? आज हम इन्हीं सवालों पर बात करेंगे जो एक आम आदमी यानी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कानून की जानकारी सिर्फ किताबों में ही नहीं बल्कि हर आम नागरिक की सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज हम बात करेंगे उस आम आदमी की जो अमूमन पुलिस स्टेशन में जाने से पहले खुद को अपराधी महसूस करता है, डरता है पुलिस स्टेशन जाने से। क्या ऐसा सच में है? हाँ, टू द एक्सटेंड येस। आज भी अगर आप गाँव में देहात में जाएंगे जी। तो पुलिस स्टेशन में जाने से पहले एक आम आदमी के मन में डर जरूर होता है। उसके पीछे बहुत सारे कारण और रीजंस हैं। मेरी समझ के हिसाब से सबसे बड़ा जो रीज़न है वो ये है कि हमारी भारतीय दंड संहिता, जिसको हम इंडियन पिनल कोड कहते हैं, जो अब बदल के भारतीय न्याय संहिता हो गई है, भारतीय दंड संहिता का जो बेस था वो बेस ही इस थ्योरी पे आधारित था कि कंट्रोल एंड रूल, दंड देना, ये तीन उसकी बेसिक फंडामेंटल रूट थे जिसके बेसिस पे भारतीय दंड संहिता इंडियन पिनल कोड बना था। अब जो भारतीय न्याय संहिता है बीएनएस, ये सेवा, सहयोग और न्याय के आधार पे है। तो ये बहुत बड़ा फंडामेंटल शिफ्ट अब हुआ है। जब आपका इंटेंशन, आपका मॉडल ही कंट्रोल, रूल और दंड के आधार पे हो, तो आम नागरिक को पुलिस के पास जाने से डर तो लगेगा ही। ये सामंतवादी और कॉलोनियल माइंडसेट जो पहले था उसका एक आज भी उसका हम परिणाम भुगत रहे हैं कि आज भी आम नागरिक पुलिस स्टेशन जाने से पहले कई बार सोचता है और उनको डर भी लगता है। दूसरा रीज़न ये है कि आम जनता को, स्पेशली जो कम पढ़े लिखे हैं, गांव से हैं, उनको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं है। जब इंसान को अधिकार के बारे में जानकारी नहीं होगी तो उसके मन में डर जरूर पैदा होगा। अज्ञानता हमेशा डर को जन्म देती है। अगर उसी इंसान को अगर अपने अधिकार के बारे में पता हो तो वो बिना डर के, बिना भय के पुलिस स्टेशन में जाएगा और अपने न्याय के लिए डिमांड करेगा। मेरे हिसाब से जब भारतीय न्याय संहिता अब इम्प्लीमेंट हो गई है, मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में ये डर का जो हल्का फुल्का माहौल है गांव देहात में, ये जरूर कम होगा। सर, जब हम बात करें, जब दर्शक आपको सुन रहे हैं, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है कि जो आम आदमी है उसको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाती है, तो उसको कौन से तुरंत वो अधिकार है जो जानना जरूरी है? ये उन आम दर्शकों के लिए जो कभी पुलिस के फेरे में पड़ जाते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा जी। कि आज जो हम ये डिस्कशन कर रहे हैं, ये आम आदमी के लिए है या सारे ऑन जनरल पब्लिक के लिए है? बिकॉज उसके बेसिस पे मैं अपनी लैंग्वेज को डिसाइड करूँगा कि मैं अपनी जो भाषा है उसका स्तर में टेक्निकल रखूँ
या आम आदमी के समझ आ जाए वैसी रखूँ। बिल्कुल इसको टेक्निकल नहीं रखना है, जो आम आदमी बिल्कुल जी, जिसको कानून की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। ठीक बात है। सो जब इंसान को गिरफ्तार किया जाता है जी। तो कानून में भी हाँ। और संविधान में भी दोनों में इनफ प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। बात है सिर्फ उसके जानकारी होने की। इंसान को अगर उसकी जानकारी हो तो वो अपने राइट को एक्सरसाइज कर सकता है, अपने अधिकार को एक्सरसाइज कर सकता है। जैसे कि गिरफ्तार होने के बाद उसके पास क्या क्या राइट्स हैं। पहला राइट, उसको गिरफ्तारी का कारण पुलिस को बताना जरूरी है कि आपको किस वजह से गिरफ्तार किया जा रहा है, कारण क्या है। दूसरा, गिरफ्तार होने के बाद 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना मैंडेटरी है, जरूरी है। तीसरा, उसके रिलेटिव को या उसके मित्र को, जब उसको फ्रेंड है, उसको ये सूचना दी जाएगी कि अमुक व्यक्ति, अमुक आदमी को हमने गिरफ्तार किया है। चौथा, कि गिरफ्तार होने के बाद उसका मेडिकल होना जरूरी है। क्यों जरूरी? बिकॉज कस्टोडियल टॉर्चर के बहुत सारे मुकदमे और बहुत सारे इंस्टेंस इंडियन जुडिशरी में आए थे। तो इंडियन जुडिशरी ने डी.के. बसु के जजमेंट में एक इनफ प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट की थी कि आपका मेडिकल टेस्ट होना जरूरी है, सो दैट जब आपका गिरफ्तार हो तब उसके कोई चोट है तो सामने आ जाए, और बाद में गिरफ्तार के बाद में उसका अगर कोई चोट है तो वो कंपेयर होना आसान हो जाता है। इसके अलावा गिरफ्तार होने के बाद वकील से सलाह लेने का भी उसके पास राइट है। पुलिस ये मना नहीं कर सकती कि आप अपने वकील से बात ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। गिरफ्तार होने के बाद उसको अपने वकील से बात करने का अधिकार कानून में दिया हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे अधिकार गिरफ्तार होने के बाद इंसान के पास मौजूद है। अगर वो राइटफुली एक्सरसाइज करे तो डर खत्म हो सकता है। सर, हम अमूमन देखते हैं कि किसी व्यक्ति के साथ अपराध हो जाता है, फिर वो परेशान होता है, पुलिस कई बार एफआईआर तक नहीं लिखती है। तो उस स्थिति में आम आदमी क्या करे जब पुलिस एफआईआर लिखने से मना कर दे? एफआईआर ना लिखना एक अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर कॉग्निजेबल, जिसको जमानती ऑफेंस कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर नहीं लिखना एक ऑफेंस माना जाएगा पुलिस के पार्ट से भी। ललिता कुमारी का एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था, जिसमें ये डायरेक्शन दिया गया था सारे पुलिस ऑफिसर्स को, सारे पुलिस फोर्स को, कि कोई भी इंफॉर्मेशन जिसमें ये सिद्ध होता है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एफआईआर लिखना मैंडेटरी है। पुलिस एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकती। लेकिन सर, ये तो हो गया कानून का एक प्रिंसिपल। अब आते हैं व्यवहारिक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में कि एफआईआर होती है या नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंस हैं जहाँ पर पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, वो आदमी को भटकाएगी, कल आना परसों आना डिले करेगी, कोई ना कोई रास्ते अपनाती है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। उस केस में कि अगर एफआईआर पुलिस ना लिखे तो एक आदमी के पास क्या क्या कानूनी अधिकार है, वो मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। पहला, कि वो कंसर्न एसपी को, उस जिले का जो एसपी है, उसको वो लेटर लिख सकता है, ईमेल कर सकता है कि मैंने ये कंप्लेंट की थी, बट इस कंप्लेंट पे पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी थी। दूसरा, वो मजिस्ट्रेट के सामने भी कंप्लेंट फाइल कर सकता है, सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 और बीएनएसएस, पहले वो 156(3) था आईपीसी का, वो मजिस्ट्रेट के सामने भी कंप्लेंट कर सकता है कि मैं एक एफआईआर कराने गया था जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता हुआ दिख रहा है, पर पुलिस ने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। तीसरा पॉइंट ये है, जो अमूमन आदमी को कर लेना चाहिए, कि वो 100 नंबर पे कॉल कर ले। अच्छा। 100 नंबर पे कॉल करने से जो भी आप इंफॉर्मेशन दोगे उस फोन पे, वो रिकॉर्ड होगी। अच्छा। वो कहीं ना कहीं, और डिजिटल एविडेंस के रूप में उसको एविडेंस माना जाएगा। और फिर आप वापस पुलिस के पास जा सकते हैं कि मैंने 100 नंबर पे कॉल किया था, इस तारीख को किया था, इस टाइम पे किया था, और ये मेरी उसके बेसिस पे कंप्लेंट है। ये 3 चीज़ें अगर कोई इंसान करता है तो मुझे लगता नहीं कि पुलिस उसके बाद एफआईआर लिखने से मना कर पाएगी। बात वही है कि इंसान को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना पड़ेगा। अगर वो जागरूक है और सही तरीके से अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता है तो एफआईआर लिखने से पुलिस मना करे, ऐसा मुझे उम्मीद। सर, बहुत सी बार ये होता है कि गलत गिरफ्तारी या झूठे मुकदमे हो जाते हैं, उस मामले में एक आम आदमी जो नागरिक है वो कितना सुरक्षित है?
क्या उसको लगता है कि मैं इनसे बच जाऊंगा? कभी कभी आप देखते होंगे, आपके सामने भी केस आते होंगे कि झूठे मुकदमे में कई लोग कितने ही सालों से घूम रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं। राइट। तो क्या इसमें आम आदमी सुरक्षित है, निकल जाएगा सेफली? देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि इस देश में झूठे मुकदमे नहीं होते। ये सर्वविदित है, सबको पता है कि झूठे मुकदमे, झूठे गिरफ्तारियां भी होती है। लेकिन बात है कि क्या कानून में उसको डील करने से उपरोक्त और पर्याप्त प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट की हुई या नहीं हुई है, बात उसकी है। कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि अगर कोई, पहले मैं इसको ऐसे करता हूं कि झूठा मुकदमा करवाएगा कौन? कोई न कोई एफआईआर कराने जाएगा, कोई न कोई कंप्लेनेंट होगा, शिकायत करता होगा, वही पुलिस के पास जाएगा और बोलेगा कि मेरा ये केस है और अमुक आदमी अपराधी है। झूठी कंप्लेंट उसने कर दी, झूठी कंप्लेंट के बेसिस पे पुलिस उस पर एफआईआर करेगी। एफआईआर करने के बाद क्या होगा? एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस का ये कर्तव्य है, उसकी ड्यूटी है कि वो ये पता करे कि ये कंप्लेंट, ये शिकायत झूठी है या सही है। झूठी है तो एफआईआर वही आप ख़त्म कर सकते हो, चार्जशीट फाइल ही नहीं होगी, फाइनल रिपोर्ट फाइल हो जाएगी, खात्मा फाइल हो सकता है। लेकिन पुलिस भी इन्वॉल्व है, उसको ये पता है कि झूठी कंप्लेंट है, झूठी शिकायत है, फिर भी वो चार्जशीट फाइल कर देता है और गिरफ्तार भी कर लेता है चार्जशीट से पहले। ऐसा काफ़ी देखा, ऐसा काफ़ी होता है। तब आदमी के पास क्या क्या अधिकार है? सबसे पहला अधिकार है कि वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकता है। बहुत सारे आपके पास ये कमेंट आएंगे कि जी कानून में एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए भी जूझना पड़ता है, डिले होता है वगैरह। देखिए, सिस्टम है, सिस्टम इम्प्रूव हो रहा है, कहीं पिछले 10-15 सालों से बहुत इम्प्रूव हुआ है, आगे भी इम्प्रूव होगा। इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज कंटिन्यूस प्रोसेस। एंटीसिपेटरी बेल वो ले सकते हैं, क्वासिंग में जा सकते हैं। एफआईआर क्वास करने के लिए हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं कि मेरे खिलाफ ये झूठी एफआईआर है और झूठी एफआईआर है, इसलिए मेरे खिलाफ ये एफआईआर जो है क्वास की जाए, उसको रद्द किया जाए, एफआईआर को रद्द किया जाए। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये कि अगर वो गलत तरीके से या इलीगली उसको डिटेन किया गया है, उसको अरेस्ट किया गया है, तो वो रिट लगा के कॉम्पनसेशन भी मांग सकता है पुलिस से कि मुझे गलत तरीके से आपने गिरफ्तार किया, मेरी पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन हुआ। जहाँ पर्सनल लिबर्टी का वायलेशन आएगा वहाँ पर स्टेट पे लायबिलिटी है कि वो एडुकेट कॉम्पनसेशन भी कोर्ट उस इंसान को दिला सकती है। ये बात 3 प्रिंसिपल पे आधारित है। पुलिस का काम है जनमानस में विश्वास पैदा करना, सही न्याय करना या सही इन्वेस्टिगेशन करना। अगर पुलिस अपने ये 2 कर्तव्य अच्छे से निभा ले और वो इस बेसिस पे काम करें कि जन भावना और जन मानस का विश्वास पुलिस में बढ़े और इस भावना से अगर वो इन्वेस्टिगेशन करे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो चार्जशीट में कन्वर्ट हो जाएगी अगर कंप्लेंट या शिकायत झूठी है तो। सर, एक इसी से अगले सवाल पे आते हैं कि जो छोटे शहर होते हैं या जो गांव होते हैं, वहाँ पर अमूमन लोगों को कानून की जानकारी कम होती है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूँ कि जो नए कानून आए हैं, इवन 60 से 70% लोगों को जानकारी नहीं होती। उस स्थिति में क्या उनके अधिकारों का हनन होता है, उनको नुकसान हो सकता है? देख, कानून की जानकारी के बिना कानूनों का हनन होता है। जैसे मैंने भी कहा, अज्ञानता हमेशा अन्याय को जन्म देती है। अन्याय पैदा ही तब होगा जब आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। आपको जानकारी है तो आप उसके लिए लड़ाई लड़ लेंगे, आप संघर्ष कर लेंगे, आप कुछ एफर्ट्स करेंगे तो आपके साथ न्याय होगा। अब रही बात कि जनमानस के पास ये अज्ञानता जो है वो ज्ञान में कैसे कन्वर्ट हो, और इसके लिए क्या संसाधन हमारे पास पूरे है या नहीं, या जो एजेंसीज हैं वो इस पे काम कर रही है या नहीं, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए काम कर रही है या नहीं। अगर उस सेंस में मैं बात करूं तो मेरी जानकारी के अनुसार अनेकों ऐसी स्कीम्स हैं और अनेकों ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कर चुकी है और वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है, जिसमें आम जनता में कानून और उनके अधिकारों को लेके जागरूकता आए। एक तो हो गया जागरूकता का काम जी। दूसरा है कि अगर किसी इंसान को कोई केस में फंस गया है या उसको कोई लीगल
प्रॉब्लम आ गई है या कानूनी लफड़े में वो फंस गया है, तो क्या उसके पास वो संसाधन है स्टेट स्पॉन्सर्ड, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, कि जिसकी सहायता से वो न्याय तक पहुंच पाए? ऐसा न कोई स्कीम है, जैसे न्याय मित्र, टेलीलॉ। टेलीलॉ ऐसी स्कीम है जहां पर कोई भी इंसान एक टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकता है और उसके पास एक एक्सपीरियंस एडवोकेट उसको कॉल करेगा, उसके साथ कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा, उसकी प्रॉब्लम को समझेगा, उसकी समस्या को समझेगा और उसको ये बताएगा कि इस केस में आपकी इस लीगल प्रॉब्लम में ये सॉल्यूशन है। अच्छा। उसके पास 1-to-1 कॉन्फ्रेंस कॉल होगा। बात सिर्फ इतनी है कि उस टोल फ्री नंबर पे उसको फ़ोन लगाना है और अपनी समस्या बतानी है। सेकंड, नालसा लीगल सर्विस अथॉरिटी, जो नालसा है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, उनके पास एडवोकेट्स का पैनल है जो आपको फ्री में लीगल सहायता देगा। आपके बिहाफ पे केस कोर्ट में भी वो पैरवी करेगा बिना आपसे फीस लिए। आपको जाके अपना आपको वहाँ उनको बताना है, अपनी समस्या बतानी है और आपको आवेदन करना है। अगर आवेदन करने के बाद आप पात्र हैं, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉल करते हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस नॉलेजेबल एडवोकेट आपको प्रोवाइड हो जाएगा जो आपकी तरफ से केस फाइल करेगा। आपका कुछ पैसा भी नहीं लगेगा। सरकार इस पे भी काम कर रही है। न्याय बंधु है। न्याय बंधु का काम ही यही है, एक न्याय बंधु, शब्द में ही न्याय बंधु मतलब न्याय के लिए एक बंधु आपको दिया गया है जो आपके लिए काम करेगा। सरकार इस पे पैसा भी खर्च कर रही है। तो लीगल सर्विस अथॉरिटी लीगल एड कैंप भी ऑर्गेनाइज करती है, गाँव में, ढाणियों में, शहरों में, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह लीगल अवेयरनेस कैंप लागू होते हैं। वहाँ लीगल अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए प्रयास रहते हैं। हर वीक होते हैं। लोक अदालत चलती है कहीं कहीं जगह, एवरी सैटरडे यानी हर शनिवार को लोक अदालत होती है। कई बार रविवार को भी लोक अदालत होती है। नेशनल लोक अदालत होती है, मेगा लोक अदालत होती है, जहाँ अब इंसान जाके अपना मुकदमा जो है निपटारा कर सकता है, सब्जेक्ट टू जो कंडीशंस और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें मीट करना चाहिए। आपने न्याय पाने के लिए इतनी सुविधाएं बताई है, इतने रास्ते बताए हैं, लेकिन कहीं कहीं ये चीज़ ज़रूर आती है इस देश के अंदर कि न्याय का देरी से मिलना भी अन्याय है। तो अक्सर ये कमेंट भी आते हैं, लोग भी आपस में बातचीत करते हैं कि क्या कानूनी सहायता सिर्फ कागजों तक सीमित है? नहीं, मैं आज से अगर 10 साल पहले की बात करूं तो मुझे लगता है कि शायद ये आपका स्टेटमेंट ठीक था कि कानूनी सहायता कागजों तक ही सीमित थी। मैं 2014 से पहले की बात कर रहा हूँ। ये मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मैं डिस्क्लेमर के साथ कह रहा हूँ ये बात। 2014 के बाद धरातल पर वास्तव में इस प्रिंसिपल को इस्टेब्लिश किया है कि न्याय आपके द्वार तक आएगा। न्याय आपके द्वार, घर बैठिए, अपनी समस्या बताइए, आपको न्याय मिलेगा। न्याय बंधु आपसे बात करेगा, टेलीलॉ के माध्यम से आपको लीगल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। नालसा वाले लोग आपके पास आएंगे, आपकी सहायता करेंगे। आपको लीगल सर्विस अथॉरिटी के थ्रू जो आपको सहायता मिल सकती है वो मिलेगी। रही बात जुडिशियल सिस्टम के अंदर जो डिले है, प्रोसीजर जो डिले है, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। जजेस की स्ट्रेंथ भी बढ़ी है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है। अभी आने से पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी, कुछ अराउंड 400-450 करोड़ का फंड मोदी सरकार ने रिलीज किया है CCS स्कीम के थ्रू। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए की जाती है। अच्छा। तो जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, कोर्ट बिल्डिंग होगी, लाइब्रेरी होगी, वकीलों के लिए चैम्बर होंगे, ई कोर्ट्स चल रहा है, ई कोर्ट्स में 6,500-7,000 करोड़ रुपए भी मोदी सरकार ने दिए हैं। तो धीरे धीरे धरातल पे चेंज आ रहे हैं और वो विजिबल है, दिखते हैं। जो जुडिशियल प्रोसेस का जो डिले है उसमें भी मुझे लगता है जल्दी वो भी और कम होगा। सर, अगला सवाल ये था कि जब आम आदमी से पुलिस पूछताछ करती है तो आम आदमी उसमें सबसे बड़ी गलती क्या करता है? पूछताछ के समय घबरा जाता है, बहुत सी बार आपने देखा होगा, कभी कभी भागने की कोशिश भी करता है कि बिना गलती के भी। तो सबसे बड़ी, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है? नहीं, गलती कोई नहीं होती। देखिए, मैं इसको थोड़ा स्पिरिचुअली भी बात करूं, इंसान अपना दिमाग को बिल्कुल क्लियर रखे कि जो सच है मुझे वही बताना है, तो कोई गलती नहीं होगी। आपको जो पता है, जो आपके सेंसेस ने देखा,
या आपके सेंसेस ने जो अनुभव किया, आपकी आंखों ने देखा, आपके कानों ने सुना, वही बात आप पुलिस को बताओगे तो कोई गलती नहीं होगी। परेशानी कहाँ आती है? जब आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो। जो चीज़ हुई नहीं वो अगर आप पुलिस को बताओगे तो गलती है। जो आपने होती हुई देखी नहीं वो अगर आप पुलिस को बताओगे तो गलती है। नहीं, कभी कभी पुलिस भी डराने धमकाती है ना, जब पूछताछ करती है तो आदमी डर जाता है, तो वो सोचता है। मैंने यही कहा आपको, जो सच है वही आपको पुलिस को बताना है। चाहे आप पे दबाव आए या कोई भी ट्रिक पुलिस आपके साथ खेले। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ट्रिक करती है, उसमें कोई ये छुपाने वाली बात क्या है, तो प्रैक्टिकल बात है, होता है। वो दबाव भी डालती है, डराने की भी काम करती है, धमकाने का भी काम करती है, प्यार से भी बोलती है, वो अपना ट्रिक यूज करते हैं। आपको क्या करना है? आपको बोलना है कि मुझे ये सच है, बस मेरे कानों ने ये सुना, आंखों ने ये देखा और मुझे ये सच पता है, बस। अगर आप अपने सच के साथ है तो गलती कुछ नहीं है। कभी कभी अत्याचार करके झूठे बयान भी तो लिखाती है, इस तरह की बातें भी सामने आती है। ये हो सकता है, मैं इसे डिनाई नहीं करता, होता भी होगा और होता भी है। लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है? देखिए, पुलिस स्टेशन में आपको बिठा के आपसे डरा धमका के कोई बयान लिख दिया, आपसे लिखवा लिया, राइट? आपने डर के मारे दबाव में आके उस वक्त आपने बयान दे भी दिया। लेकिन कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि पुलिस के सामने दिया बयान एडमिसिबल नहीं है। अच्छा, नहीं वो एविडेंस माना ही नहीं जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपसे डरा धमका के बयान ले लिया तो आप जाके कंप्लेन कर दो, कोर्ट में कंप्लेन कर लो, एसपी को कंप्लेन कर दो, हायर पुलिस ऑफिसर को कंप्लेन कर दो। आपको स्टेप लेने हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये आदमी करेगा कब? जब उसको अपने अधिकारों के बारे में नॉलेज होगा। अगर उसको नॉलेज है तो कर देगा, नहीं नॉलेज है तो वो घर पे जाके लेट जाएगा। तो क्या कानून जानने वाला इंसान पुलिस से कम डरता है? मैं मतलब आपसे पूछ लेता हूँ, आप कानून को जानते तो डर कम होता है कि ठीक है, मुझे पता है कि वो मुझे क्या बताना चाहता है, मैं समझता हूँ। बात डर की नहीं है। बात क्या है कि कानून जानने वाला कम डरेगा या ज़्यादा डरेगा, ये विषय नहीं है। बात ये कि कानून जानने वाला पुलिस के साथ सहयोग कर लेगा कि सच ये है, मेरे राइट ये है, आपके ड्यूटीज़ ये है। जब एक नागरिक को अपनी ड्यूटीज़, अपने कर्तव्यों के बारे में पता है और अपने अधिकारों के बारे में पता है तो डर वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। बात, हर इंसान को अपने अधिकारों के बारे में भी सजग रहना चाहिए, अपने उनको अधिकारों का भी उसको ज्ञान होना चाहिए, साथ ही साथ अपनी ड्यूटीज़ का भी ध्यान होना चाहिए, अपने कर्तव्यों का भी ध्यान होना चाहिए। परेशानी क्या है कि इंसान अपने अधिकारों की बात तो हमेशा करता है, लेकिन जहाँ ड्यूटीज़ की बात आती है वहाँ पीछे हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज कीजिए, एग्जाम्पल के तौर, इसी टॉपिक से रिलेटेड ही लेते हैं, कुछ और दूसरी बात नहीं करते हैं। एक आदमी है, एक्सीडेंट हुआ, रोड पे एक्सीडेंट हो गया और सामने एक आदमी एक्सीडेंट की वजह से ब्लड आ रहा है, उसके सिर में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, वो तड़प रहा है। अब आपका कर्तव्य क्या है कि आप पुलिस को फ़ोन कर लो, उसको बचाएं, या एम्बुलेंस को फ़ोन कर लो, ये आपका कर्तव्य है। लेकिन आप करते हैं क्या है कि कौन कानूनी जमेले में फंसे, पुलिस को फ़ोन करेंगे, पुलिस मुझे विटनेस बना लेगी, या वीडियो बनाएंगे, रील्स बनाएंगे, रील शेयर करेंगे। रील बनाने का टाइम है, आदमी को नहीं बचाएंगे। पुलिस को फ़ोन करने का टाइम नहीं है, एम्बुलेंस को फ़ोन करने का टाइम नहीं है। जबकि एम्बुलेंस पर फ़ोन करोगे तो आपका चार्ज भी नहीं लगना, वो तो टोल फ्री है। बात परेशानी यहाँ है। तो अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चले तभी समाज का सही विकास होगा। आपको लगता है कि जो कानून की जानकारी है वो स्कूली शिक्षा से ही, बचपन से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए, बिल्कुल, ताकि बच्चे अवेयर हो जाएं? मैं इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि जैसा भी मैंने जो कहा, अगर बच्चों को एक स्कूल सिलेबस में ही ये बात आ जाएगी कि ये मेरे अधिकार है और ये मेरे कर्तव्य है, तो समाज जो है वो, उसकी नींव जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगी, उसकी जो नींव पड़ेगी वो और ज़्यादा शानदार होगी। स्कूली पाठ्यक्रम में, स्कूल सिलेबस में बेसिक कानून का जो जानकारी होनी चाहिए, संविधान के बारे में हर एक बच्चे को जानकारी होनी चाहिए,
हमारा प्रियम्बल क्या कहता है? प्रियम्बल 4 पिलर पे टिका हुआ है: फ्रीडम, लिबर्टी, जी, इक्वालिटी, जस्टिस, ब्रदरहुड। ये प्रिंसिपल है। अगर ये स्कूली बच्चों को अगर इन प्रिंसिपल के बारे में बताया जाएगा तो एक अच्छा नागरिक बनेगा। एक आखिरी सवाल था आपसे, जो फर्जी मुकदमे होते हैं और जो गलत गिरफ्तारियां होती है, तो क्या इस पर पुलिस की जवाबदेही तय होनी चाहिए? क्योंकि अमूमन आपको देखा जाता है कि मतलब कि पुलिस हमेशा बच के निकली जाती है अधिकतर। पुलिस की जवाबदेही ऑलरेडी तय है। ये ऐसा नहीं है कि कोई लॉ में वैक्यूम है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पुलिस ने कुछ गलत काम किया है तो वो जवाबदार है। आपको सही प्रोसेस फॉलो करने की जरूरत है। कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की जरूरत है। आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, आप कॉम्पनसेशन मांग सकते हैं, उसके खिलाफ आप केस फाइल कर सकते हैं, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस फाइल कर सकते हैं। पुलिस अगर गलत सिद्ध होती है तो उसको पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ जगदीश सोलंकी, जिन्होंने बहुत ही आसान भाषा में आपको कानून की जानकारी दी। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।